हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आज 21 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उन सभी पॉइंट्स पर अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा करने के पूर्व मैं आपको डेली बताता हूं कि सबसे पहले हम लोग जैसे ही आज के करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे पूर्व हम लोग क्या करेंगे, 20 दिसंबर को हमने क्या पढ़ा था उसको पहले रिवाइज करेंगे, जिससे पिछले वीडियो हमने क्या पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए, आज हम क्या पढ़ेंगे वो भी एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो प्रतिदिन देखा जाए ऐसे ही हमारी क्लास चल रही है लगातार, और उसी दृष्टिकोण से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गोवा मुक्ति दिवस के बारे में। कल हमने गोवा मुक्ति दिवस के बारे में चर्चा की थी कि प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को 451 साल के पुर्तगाली शासन से आजाद कराया था। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नियुक्तियों के संदर्भ में कल हमने देखा था कि शाश्वत शर्मा जो है ये 1 जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे। ठीक है, नियुक्तियों के दृष्टिकोण से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तकनीकी और परिवहन में हमने कल चर्चा की थी जो मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है, इसके बारे में भारत सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि 2026 के अंत तक ये जो राजमार्गों पर, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा, जिससे वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके टोल को पार कर सकेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा के बारे में। कल हमने चर्चा की थी कि इजराइल और मिस्र के बीच में 34.6 बिलियन डॉलर का ऐतिहासिक गैस समझौता हुआ है। इजराइल अपनी न्यूमेड एनर्जी के जरिए मिस्र को 130 अरब घन मीटर गैस का निर्यात करेगा। ठीक है, आगे चर्चा करें। डोपिंग रिपोर्ट आई थी वाडा की, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में देखा था वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार तीसरे वर्ष डोपिंग उल्लंघन में विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है। 2024 में भारत में सर्वाधिक 260 मामले दर्ज किए गए थे। ठीक, 2024 में देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक 260 मामले दर्ज किए गए थे। आगे देखें, सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा करें। ये 2024 और 25 के बीच की बात हो रही है, 2024-25 में। ठीक है, सैन्य अभ्यास कौन सा, एवियंद्रा के बारे में चर्चा की थी। ये एवियंद्रा जो सैन्य अभ्यास है, वायु सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में, जो भारतीय वायुसेना है और रूसी वायुसेना के बीच में ये एक्सरसाइज किया गया था। कहां पर इसका आयोजन हुआ, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे आईपीएल ऑक्शन के बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आईपीएल नीलामी 2026, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने इन दोनों को 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमने चर्चा की थी। महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने अभय ब्रिगेड के बारे में कल चर्चा की थी। अभय ब्रिगेड बिहार पुलिस छात्राओं की सुरक्षा के लिए राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अभय ब्रिगेड का गठन करेगी। इस पॉइंट पर भी हमने वीडियो में देखा था। श्रद्धांजलि में चर्चा करें तो हैदराबाद के रविंद्र भारती परिषद में महान गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, आगे देखें डिजिटल पेमेंट के दृष्टिकोण से कल हमने अपने अंतिम पॉइंट पर चर्चा की थी कि अमेजन पे जो है इसने 5000 तक के लेन देन के लिए यूपीआई बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी कि फिंगरप्रिंट फेस स्कैन लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला ये अग्रणी प्लेटफॉर्म बन गया है। तो इस पॉइंट पर भी हमने कल अपने वीडियो में चर्चा की थी। तो ये इतने सारे पॉइंट थे जिन पर कल हम अपने वीडियो में डिटेल में चर्चा किए थे। आज इसको हमने रिवाइज कर लिया, किन किन पॉइंटों को हमने देखा था, ताकि जो पिछले वीडियो के पॉइंट्स थे वो हमको याद हो जाए। अब चलिए चलते हैं आज के अपने इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करें। टेस्ला ने गुरुग्राम में पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टेस्ला का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर लॉन्च किया गया है, गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। देखते हैं क्या पॉइंट है। टेस्ला ने भारत में गुरुग्राम में डीएलएफ होराइजन सेंटर में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है, जो देश के ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां पर देखा जाए इस सुविधा में 4 V4 सुपर चार्जर जो अधिकतम 250 किलोवाट और 3 11 किलोवाट डेस्टिनेशन चार्जर शामिल हैं, जो 15 मिनट में 275 किलोमीटर तक की रेंज के लिए तेजी से चार्जिंग सक्षम रखते हैं। यहां पर देखा जाए टेस्ला का लक्ष्य एक भरोसेमंद चार्जिंग इकोसिस्टम बनाना है, रेंज एंग्जायटी कम करना, साथ ही साथ शहरी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती स्वीकृति को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब जैसे आप जानते ही हैं इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ती जा रही है तो ये जरूरी हो जाता है कि जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन हो। लॉन्ग टूर पे अगर किसी को निकलना है, अभी क्या है कि लॉन्ग टूर पे किसी व्यक्ति को निकलना होता है तो वो जो उसकी पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, उस पर भरोसा करता है, और ईवी गाड़ी को वो सोचता है कि सिटी के अंदर हमको ट्रेवल करना। जैसे जिसके पास ईवी है, अब ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो वो अपना चार्ज करता है, उसके बाद उसको पता है कि सिटी के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, सिटी के बाहर नहीं जाना है, जैसे जैसे हमारी ही है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि हमको कभी भी कार से शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना होता है। ठीक,
बाहर जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो समस्या हो जाएगी। तो उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। तो उसी चार्जिंग स्टेशन के क्रम में गुरुग्राम में देखा जाए पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन के टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। ब्लूमबर्ग की 2025 की विश्व की 25 सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की गई है ब्लूमबर्ग के द्वारा। यहां पर देखा जाए 2025 की विश्व की 25 सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की गई। यहां पर चर्चा करते हैं ब्लूमबर्ग की 2025 की विश्व की 25 सबसे अमीर परिवारों की सूची में केवल एक भारतीय परिवार, वो कौन सा परिवार है? अंबानी परिवार शामिल है। देखा जाए जो भारत की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति को दर्शाता है। यहां पर चर्चा करें, मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊर्जा, रिटेल, पेट्रोकेमिकल और डिजिटल सेवाओं में सक्रिय है और इसका अनुमानित संपत्ति देखा जाए, जो अंबानी परिवार है इसकी अनुमानित संपत्ति कितनी है? 105.6 बिलियन। ठीक है, 105.6 बिलियन डॉलर अनुमानित संपत्ति है। यहां पर चर्चा करें, वैश्विक स्तर पर वाल्टन परिवार सूची में सबसे ऊपर है, जबकि मध्य पूर्व की राजसी और यूरोपीय लग्जरी परिवार अन्य स्थानों पर है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की कौन सी फैमिली है जो ब्लूमबर्ग की सूची में सम्मिलित है? तो अंबानी परिवार शामिल है। ठीक है, और टॉप पर कौन है? वाल्टन परिवार शामिल है। चलिए देखते हैं, ये सूची वैश्विक स्तर पर कुछ ही विविधीकृत परिवारों की संपत्ति को केंद्रीयकरण को उजागर करती है। आगे चलते हैं, क्या है खबर? अगली खबर, वी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। यहां पर देखा जाए कोयला मंत्रालय ने वी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अब नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं कोल इंडिया के? तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का नाम क्या है? वी साईराम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए यह नियुक्ति 15 दिसंबर 2025 को घोषित की गई, जिसमें दुनिया के सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी के नेतृत्व की जिम्मेदारी एक अनुभवी खनन पेशेवर को सौंपी गई है। ऊर्जा सुरक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासन और औद्योगिक नीति के दृष्टिकोण से यह नेतृत्व परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, अगली खबर क्या है? आईआईटी बॉम्बे और यहां पर देखें वर्टिव के बीच में साझेदारी हुई है। जो वर्टिव है और आईआईटी बॉम्बे के बीच में साझेदारी हुई है, किस लिए साझेदारी हुई है उसको आइए चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए साझेदारी जो हुई है, ये आईआईटी बॉम्बे ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वर्टिव, इसके साथ हाथ मिलाया है। उद्देश्य क्या है हाथ मिलाने का? कि इनका मुख्य काम एआई डेटा सेंटर्स जो है इनको ठंडा रखने के लिए नई और उन्नत तकनीकी बनाना है। ठीक है, कूलिंग सोल्यूशन बनाना है। जो एआई डेटा सेंटर्स होते हैं, जैसे आपने एआई पे कुछ सर्च किया, अब सर्च करने के बाद कहीं ना कहीं वो डाटा स्टोर होता है। आप ये सोचते हैं कि हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद वो गायब कभी नहीं होता है। कोई भी आपका डाटा गायब नहीं होगा, वो डाटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। तो वो डाटा स्टेशन में सेव हो रहा है, जो डाटा सेंटर्स है वहां पर सेव हो रहा है। और उन डाटा सेंटर्स को देखा जाए बहुत मतलब उनको ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और इसी वजह से देखा जाए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो मेटा हो, गूगल हो, ये सब जो अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, वहां पर अपने डाटा सेंटर शिफ्ट करते हैं जहां पानी की उपलब्धता है और थोड़े बहुत में सरकार मान जाती है, लोग विरोध नहीं करते, वहां पर अपना डाटा सेंटर स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि उनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और इससे पानी का अतिदोहन भी होता है डाटा सेंटर्स की वजह से। लेकिन अब यहां पर देखा जाए नई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से विकसित की जाए कि डाटा सेंटर्स को ठंडा रखा जा सके, उसी के लिए आईआईटी बॉम्बे और वर्टिव के बीच में साझेदारी हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आपके जो भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है उस वजह से भी ये साझेदारी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए कारण क्या है, भारत में एआई का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2025 तक हाई पावर मशीनों यानी कि जीपीयूज जो है, इनकी बिजली खपत और उनसे निकलने वाली गर्मी काफी बढ़ जाएगी। इस बढ़ती गर्मी को कंट्रोल करने के लिए यह तकनीकी विकसित की जा रही है। ठीक है, यहां पर देखा जाए अगले पॉइंट पर, तो इंडो कारपेट अभ्यास। अब ये इंडो कारपेट अभ्यास ये किसके किसके बीच में होता है? अब इंडो से आपको पता चल गया होगा, इंड से इंडिया और इंडो से इंडोनेशिया। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए अंडमान और निकोबार कमांड एएनसी ने इंडोनेशियाई नौसेना के साथ मिलकर 45वें इंडो कारपेट अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। चर्चा कर ले तो यह अभ्यास 10 से 16 दिसंबर 2025 तक चला था। भारत की तरफ से जो अंडमान निकोबार कमांड है, इसके युद्धपोत और डोनियर विमान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में आपसी विश्वास और तालमेल को बेहतर बनाना है। ठीक है, चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट और अवार्ड्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 के बारे में।
अब ये फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 के बारे में चर्चा करें, यहां पर देखा जाए तो फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, दोहा कतर में किया गया था, जहां पिछले वर्ष, ठीक है, विश्व फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों, गोलकीपरों, प्रशंसकों और खेल भावना के उदाहरणों को सम्मानित किया गया। यहां पर देखा जाए आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट कौन से हो जाते हैं कि बेस्ट फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर किसको 2025 के दौरान, यानी कि पिछले एक साल के दौरान जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहे उनका नाम आपको याद रखना होता है। वही आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि फीफा के द्वारा बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है, दोनों कैटेगरी में, पुरुष, ठीक है, पुरुष और महिला, ये दोनों कैटेगरी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं इस समारोह में ओस्मान डेम्बेले, ये कहां के, फ्रांस के हैं, ओस्मान डेम्बेले फ्रांस की ओर से खेलते हैं, इनको देखा जाए, साथ ही साथ आइतना बोनामाती, जो आइतना बोनामाती हैं, ये स्पेन की ओर से खेलती हैं, क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। यहां पर देखा जाए जो फीफा के द्वारा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 दिया गया, इसमें बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड किसको मिला है, तो इनका नाम क्या है, ओस्मान डेम्बेले, फ्रांस की ओर से खेलते हैं। और वहीं पर जो आइताना बोनमाती स्पेन की ओर से खेलती हैं, ये महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर रही हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, फोटोनिक्स ओडिसी नाम की भारतीय टीम बनी नासा की अंतरराष्ट्रीय स्पेस एप्स चैलेंज की विजेता। अब ये फोटोनिक्स ओडिसी जो है, ये इंपॉर्टेंट इनका नाम हो जाता है। फोटोनिक्स ओडिसी नामक भारतीय टीम बनी है नासा की जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस एप्स चैलेंज है, इसकी विजेता बन गई है। चर्चा करते हैं, फोटोनिक्स ओडिसी नामक एक भारतीय टीम नासा की सैटेलाइट इंटरनेट संकल्पना अंतरराष्ट्रीय स्पेस एप्स चैलेंज 2025 की विजेता बन गई है। परीक्षा में डायरेक्टली आपसे सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि नासा के सैटेलाइट इंटरनेट संकल्पना अंतरराष्ट्रीय स्पेस एप्स चैलेंज 2025 की विजेता कौन सी टीम बनी है, फोटोनिक्स ओडिसी बनी है, भारत की टीम है ये। यहां पर देखा जाए फोटोनिक्स ओडिसी ने दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने के लिए एक स्वतंत्र चरणबद्ध उपग्रह इंटरनेट अवसंरचना का प्रस्ताव रखा और इसे पुरस्कार मिला है। यहां पर देखा जाए इस परियोजना का उद्देश्य जमीनी निर्भरता को कम करते हुए भारत में 7 करोड़ से अधिक लोगों को ब्रॉडबैंड संचार से जोड़ना है। जो जमीन पर निर्भरता है उसको कम करते हुए जो सैटेलाइट इंटरनेट है ना, 7 करोड़ लोगों को वो प्रोवाइड करने से दृष्टिकोण पर आधारित है ये फोटोनिक्स ओडिसी का मॉडल। और इसी मॉडल के आधार पर देखा जाए ये फोटोनिक्स ओडिसी जो है, इसको नासा का सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, 2012 से शुरू हुआ इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज नासा का वार्षिक वैश्विक हैकाथॉन है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के नागरिकों को एजेंसी के खुले डाटा का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और उसमें शामिल करना है। ठीक है, किस प्रकार से वास्तविक दुनिया की समस्याएं जो है उनको हल किया जा सकता है, वो सारी चीजें आप नासा का जो खुला डाटा है उसका उपयोग करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में शामिल करना है। ठीक, और इसी वजह से देखा जाए ये 2012 में नासा के द्वारा ये स्पेस चैलेंज लॉन्च किया गया था। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, मोरक्को दूसरी बार अरब कप चैंपियन बना है। ठीक है, मोरक्को देश जो है ये दूसरी बार अरब कप चैंपियन बन गया है। चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए मोरक्को ने जॉर्डन को एक्स्ट्रा टाइम में 3-2 से हराकर फीफा अरब कप अपने नाम कर लिया है। परीक्षा में से यही पूछेगा कि फीफा अरब कप किसने जीता है, कौन से देश ने जीता है, तो मोरक्को ने जीता है। किसको पराजित किया मोरक्को ने, जॉर्डन को पराजित किया है। चर्चा कर लेते हैं। कतर के लुसाइल स्टेडियम के बारिश के बीच खेले गए फाइनल में मोरक्को ने अबेद रजाक हमदल्लाह ने 2 और उस्मान तनात्रे ने 1 गोल किया था। ठीक है, और इसी गोल के आधार पर देखा जाए 3-2 से जॉर्डन को पराजित किया मोरक्को ने और इसी पराजय के साथ अरब कप जीत लिया। चर्चा करें, जॉर्डन की ओर से अली ओलवान ने 2 गोल किए थे। मोरक्को दूसरी बार यह खिताब जीतने में सफल रहा है। इससे पहले उसने 2012 में ये ट्रॉफी उठाई थी। यानी कि जो अरब कप है ना, अरब कप, इस अरब कप को जीता है दूसरी बार मोरक्को ने। पहली बार कब जीता था, 2012 में मोरक्को ने जीता था। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। AI ऐप्स के एक्टिव यूजर के मामले में दुनिया में शीर्ष देश। रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि भारत जो है ये AI ऐप्स के डेली और मंथली एक्टिव यूजर के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। ठीक है, दुनिया में पहले नंबर पर कौन सा देश है जो AI ऐप्स और डेली तथा मंथली एक्टिव यूजर के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा AI का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, सबसे ज्यादा AI का इस्तेमाल भारत में हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, बैठे हुए हैं, अब बैठे बैठे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जेमिनाई ओपन कर लिया, अपनी फोटो अपलोड की और पहन रखी है टी-शर्ट, फिर उसने टाइप कर दिया कुर्ते में फोटो बनाओ, अब वो कुर्ते में फोटो बना देता है। फिर उसमें टाइप कर दिया कि नरेंद्र मोदी के साथ फोटो बनाओ, इमेज बनाओ, अब जेमिनाई ने थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी के साथ फोटो इमेज बना दी।
जिस तरीके से लोग चाहते हैं उस तरीके से। अब एक लगाया तो उसको उसको देख के दूसरा लगाया, जैसे ट्रेंड चलता है। भारत में क्या है, भारत में लोग भेड़ चाल चलते हैं, कॉपी करते हैं। किसी ने घिबली आर्ट बनाया, अब घिबली इमेज बनाने के बाद देखा जाए तो ट्रेंड चल गया कि सब लोग घिबली इमेज बना रहे हैं। घिबली स्टूडियो, कन्वर्ट दिस इमेज इन घिबली स्टूडियो, प्रॉम्प्ट डाल के अपना इमेज जनरेट करके स्टेटस पे लगा रहे हैं, मतलब स्टेटस सिंबल हो गया है। तो स्टेटस सिंबल हो गया। एआई का इस्तेमाल आंख बंद करके लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या यूज है उसका, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसी मामले में देखा जाए तो रिपोर्ट आई है, तो एआई एप्स की डेली और मंथली एक्टिव यूजर के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर कौन सा देश है? भारत है। यहां पर चर्चा करें, ये बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट पे सामने आया है। चैट जीपीटी, जेमिनी और परप्लेक्सिटी जैसे एप्स भारत में बड़ा यूजर बेस है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा चैट जीपीटी, जेमिनी और परप्लेक्सिटी जैसे एप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बैंक ऑफ अमेरिका की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, जरूर याद रखना। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में एआई एप्स की डेली और मंथली एक्टिव यूजर के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि निबंध में, ठीक है, अगर आपसे निबंध में सवाल एआई पर आ जाए, आना अवश्याम भी आ सकता है, परीक्षा में पूछ सकता है आपसे, मुख्य परीक्षा में। अब निबंध में आ जाए तो कोई ऐसा डाटा तो आपको पता होना चाहिए जिसको आप मेंशन कर दो कि कौन सा ऐसा कोई ऐसी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में कितना डाटा बताया गया है, क्या बताया गया है। तो वो रिपोर्ट का नाम है, ये बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। और इसमें देखा जाए, ये रिपोर्ट बताई गई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत एआई एप्स के डेली और मंथली एक्टिव यूजर के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। सीधे सीधे आपको यही लाइन लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2025 के बारे में चर्चा करें। किस राज्य सरकार के द्वारा प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2025 पारित किया गया है? तो वो राज्य है झारखंड, ठीक है। यहां पर देखते हैं, झारखंड सरकार ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य जो गिग वर्कर्स है ना, ठीक है, यहां पर गिग लिख गया, ये गलत है, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी देना है। साथ ही सभी गिग वर्कर्स को, सभी गिग वर्कर्स का जो गिग वर्कर्स है इनका रजिस्ट्रेशन भी करना है। अब यहां पर देखा जाए जो गिग वर्कर्स होते हैं ये होते कौन है? जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो, ठीक है, रैपिडो, ओला, उबर, इसमें लोग जो फ्रीलांसर पे काम करते हैं वो कौन है? वो गिग वर्कर्स हैं। इनकी सामाजिक सुरक्षा और इनको न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाए, इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2025 पारित किया गया है, ठीक है। चलिए अपने अंतिम खबर पर चर्चा करें आज के अपने इस वीडियो पर। तो भारत 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व करेगा। भारत जो है यह 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व करेगा। चर्चा करें तो ब्राजील ने ब्रिक्स की बैठक में भारत को ब्रिक्स का अध्यक्षता सौंप दी है और भारत 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व करेगा। यह चौथी बार होगा जब भारत इस सम्मेलन का नेतृत्व करेगा। इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में 2012 में, 2016 में और 2021 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और यहां पर 2026 में वापस से ब्रिक्स का आयोजन कौन करेगा? भारत करेगा। आपके परीक्षा के लिए यह पॉइंट इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो ये ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के लिए ये ब्रिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? एक अर्थशास्त्री थे। वो कौन से अर्थशास्त्री थे? जिनके द्वारा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ठीक है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए यहां पर देखा जाए ब्रिक्स शब्द दिया गया था। और बाद में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये जो ग्रुप था इसको ब्रिक्स नाम दिया गया, ठीक। तो आपको बताना है वो कौन से अर्थशास्त्री थे जिनके द्वारा ब्रिक नाम सुझाया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब आइए आपसे चलते चलते सवाल है कुछ, 2 सवाल मैं पूछूंगा, उन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल है कि गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये पहला सवाल है, ठीक। दूसरा सवाल यह है कि हाल ही में किस राज्य में एसपी बालासुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये दूसरा सवाल है, ठीक है। कल जो हमने वीडियो बताया था, आपको पढ़ाया था, उसी पर आधारित है। और तीसरा सवाल तो ये मैंने आपसे पूछा ही है कि जो ब्रिक्स शब्द है, ब्रिक्स शब्द किसके द्वारा सुझाया गया था? तो ये 3 सवाल है। इन 3 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में पूछे गए सवाल जो होते हैं इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। साथ ही साथ इस वीडियो की क्लास पीपीटी, क्लास पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप दिसंबर महीने का हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर महीने का जो मासिक पैकेज है आप इस वीडियो के पिन कमेंट से भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट या ऐप ओपन करिए, वहां पर जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है उस वीडियो लेक्चर के सेक्शन को जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको दिसंबर महीने का मासिक पैकेज दिख जाएगा। यानी कि जितने भी वीडियो कोर्स हमारे चलते हैं घटना चक्र के द्वारा, जितने भी वीडियो कोर्स चलते हैं वहां पर वीडियो लेक्चर का जो सेक्शन है उसी सेक्शन में आपको दिख जाएगा। फायदा क्या मिलता है हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन करने से? आपको प्रतिदिन क्लास
डेली शाम को 7:30 बजे मिल जाती है। क्लास PDF, क्लास PPT आपको प्रतिदिन शेयर की जाती है। 10 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट डेली होता है। क्लास की बाइलिंगुअल PDF आपको शेयर की जाती है। बाइलिंगुअल PDF और PDF को इंग्लिश हिंदी दोनों अलग अलग भाषाओं में शेयर किया जाता है। ठीक है, महीने के एंड में कंपाइल PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। महीने के एंड में बेस्ट 100 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे लिया जाता है। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं और ये सुविधाएं महज देखा जाए तो सिर्फ आप 25 रुपए में अवेल कर सकते हैं। और ये 25 रुपए भी आपको पेमेंट नहीं करना होता है। आपके वॉलेट में अगर कॉइन है, जैसे आपने किताबें खरीदी हैं घटना चक्र की, तो बाहर QR कोड लगा होता है, उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो QR कोड स्कैन करने के बाद आपके वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाता है। उस कॉइन को यहाँ पर अप्लाई कर देना तो ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, और इसी 18 रुपए यानी कि महज 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।